हे वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज धीरज। होप करते हैं आप सब सही होंगे। आज हमारे साथ सप्तऋषि के फाउंडर निक्की भाई जी। कैसे हो भाई? बढ़िया धीरज जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। सप्तऋषि का नाम सुना, एक यूनिक सा नेम है और एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो कैसे आपके मन में आया कि सप्तऋषि को स्टार्ट करें? और सप्तऋषि का मीनिंग मतलब कि क्या है? सप्तऋषि का मीनिंग क्या है? बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका कि सप्तऋषि का मीनिंग क्या है। तो अगर आप एग्रीकल्चर को एज अ फील्ड देखें तो मोटा मोटी 7 प्रकार के एग्रीकल्चर होते हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप मैनेजमेंट। इस तरह से 7 प्रकार के एग्रीकल्चर होते हैं। तो वहाँ से सप्त आता है, और चूंकि हम एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में ये कर रहे हैं तो सप्त कृषि, और हमारा जो टैगलाइन है वो है कनेक्टिंग एग्री डॉट्स। मतलब ये जो 7 प्रकार के जो कृषि के प्रकार है, इसमें जो कहीं ना कहीं जो डॉट्स मिसिंग है तो उसको हम मिलाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये नाम सप्तकृषि आता है। और हमने इस कहाँ से शुरुआत हुई सप्तऋषि का? ये बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि सप्तकृषि का शुरुआत कैसे हुआ। तो बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, और जब मैं इंजीनियर था तो मैं जब किसी भी समस्या को देखता था तो एक लेंस से देखता था। एक लेंस से देखता था, इसका क्या मतलब है कि सिर्फ टेक्निकल लेंसेज से मैं समस्या को चाहता था सॉल्व करना। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा एडमिशन नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे प्रख्यात विश्वविद्यालय में हुआ, बिहार। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। उस यूनिवर्सिटी ने मुझे एज ए ह्यूमन बदला। तो बेसिकली उस यूनिवर्सिटी ने मुझे सिखाया कि हम कैसे समस्याओं को अलग अलग लेंसेस से देख सकते हैं। तो जैसे कि समस्या को देखने का सिर्फ एक टेक्नोलॉजी लेंस नहीं होता है, उसका सोशल लेंस क्या है, उसका फाइनेंशियल लेंस क्या है, कैसे जो आपका टेक्नोलॉजी है वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा, कैसे आपका एनवायरमेंटलिज्म फैक्टर क्या एसोसिएटेड हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, क्या आपका टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल है कि नहीं। तो इतने सारे लेंसेस मुझे नालंदा यूनिवर्सिटी में पहनने का मौका मिला। तो इंटरेस्टिंगली जब आप मास्टर्स करते हो, मैं इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स किया हूँ, जब आप मास्टर्स करते हो तो आपको एक डिसर्टेशन लिखना होता है या थीसिस लिखना होता है। तो जब मैं थीसिस के लिए गया तो अगेन मैं इंजीनियर तो था ही, तो कहीं ना कहीं मेरे इसमें ये रहता था कि मैं टेक्नोलॉजी से ये सॉल्व कर दूंगा, वो सॉल्व कर दूंगा। तो मैंने प्रोफेसर के पास गया कि सर मैं ग्लोबल मतलब जो फैसिलिटी नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, हाँ, उनके पास गया। मैंने बोला कि सर मुझे ग्लोबल वार्मिंग सॉल्व करना है, मुझे क्लाइमेट चेंज सॉल्व करना है, तो पोल्यूशन सॉल्व करना है, तो ये सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करना है। तो उन्होंने एक बहुत ही प्रखर बात कही। उन्होंने ये बात मेरे को बहुत ज़्यादा चेंज किया इस बात ने। वो प्रखर बात था कि उन्होंने कहा कि निक्की लुक, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व अ वर्ल्ड प्रॉब्लम। नोबडी, उनका ये मतलब था कि someone sitting in America, Europe or Switzerland or France is not expecting you to solve their problem, but your community, your family, your people, जिनके लिए कि तुम नालंदा यूनिवर्सिटी में आए हो पढ़ने के लिए, वो तुम्हारे ऊपर एक आंख लगा के बैठे हुए हैं कि तुम आओगे और समाज बदलोगे, तुम अपने कम्युनिटी को बदलोगे, तुम अपने लोगों को ये करोगे, उनके लाइफ में चेंज लाने का कोशिश करोगे। तो ये बात कहीं ना प्रोफेसर का ये बात मेरे दिल पे लग गया कि बात तो सर सही कह रहे हैं। जैसे माँ जी बोलते हैं ना, जो भगवान के भरोसे क्यों बैठूं, भगवान कहीं मेरे भरोसे बैठा। तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे को लग गया कि बात सर बहुत सही कर रहे हैं कि मेरे लोग मेरा आशा देख रहे हैं कि वो निक्की आएगा और सॉल्व करेगा। तो मैंने सर से कहा कि सर आप मुझे ऐसा कीजिए, 5-7 दिन का छुट्टी दे दीजिए, मैं गांव जाना चाहता हूँ। वैसे तो मैं गांव का हूँ। कहाँ से हो आप, बिलोंग करते हो? मैं भागलपुर, बिहार से बिलोंग करता हूँ। भागलपुर में भी मेरा एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे नया टोला धेला नाम है उसका। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो वैसे तो गांव जाना होता ही है हमारा, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड विलेजर कहता हूँ। बिल्कुल 70-80% तो गांव में ही लोग बिलोंग करते हैं, रहते हैं। हाँ, इंडिया में। तो कहीं ना कहीं ये है कि मैं गांव तो जाता ही हूँ, लेकिन इस बार जो मैं गांव गया तो एक अलग सोच के साथ गया। इसके पहले जो मैं गांव गया था, मैं हमेशा मस्ती के मूड में या छुट्टी बिताने के लिए या गांव के खेतों को घूमने के लिए जाया करता था। पापा कृषि करते हैं? नहीं, मेरे पापा बेसिकली स्कूल में है, सेंट जोसेफ स्कूल में वो +2 के शिक्षक हैं। फिजिक्स वो पढ़ाते हैं। तो मैं हमारा परिवार बहुत ही शिक्षित परिवार में अपने
वहाँ पे जो हमारा सोसाइटी है, जो अच्छा। हमारा कम्युनिटी, वहाँ पे हमारा परिवार बहुत शिक्षित परिवार में आता है। हम्म, तो लेकिन हम हमारे आसपास मैंने लोगों को देखा है कृषि करते हुए, और हमारे भी कुछ थोड़े बहुत जो भूमि है उस पे कृषि होता ही होता है। तो उसमें भी हमने कई सारे मतलब लोगों को देखा है खेती करते हुए, क्योंकि गांव का अभी भी जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं कृषि खेती पे ही आधारित है खेती ना पे सब लोग। आधारित है। हाँ। तो वो कहीं न कहीं है कि अभी भी अर्थव्यवस्था आपकी भारत की 50 से 60% अर्थव्यवस्था अभी भी हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। हम्म, तो हमने हो सकता है कि लोगों ने टीवी पे किसानों को देखा हो, बट हमने अपने आँखों से किसानों आंखों को से देखा है। सुबह 4 बजे उठ कर के अपने खेत पर जाते हुए देखा है। तो कहीं न कहीं अब जो मैं गाँव लौटा, मैं अपनी कहानी पे वापस आता हूँ, तो इस बार जब मैं छुट्टी लेकर के यहाँ पे आया गाँव देखने के लिए, तो इस बार वो नहीं था, इस बार था कि क्या समस्या है गाँव के लोगों को, वो जानने की कोशिश करने आया था। तो इंटरेस्टिंगली हमारा जो गाँव है वो गैंगेटिक बेल्ट पे है, मतलब गंगा के किनारे। गंगा जी के किनारे। बिल्कुल। तो उसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा क्या होता है उस ऐसे गैंगेटिक बेल्ट होने का, कि वो एल्यूवियल सॉइल होता है, और हाँ, वो वर्ल्ड alluvial का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। हाँ। तो उसपे आप कुछ भी ऐसे छींट भी देंगे ना तो वो उपज हो जाती है। हाँ, ऐसा तो वहाँ पे हमारे यहाँ फल और सब्जी का खेती बहुत होता है, बहुत चाहे वो जाती है। टमाटर हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो परवल हो। सेब का भी खेती शुरू हुआ था भागलपुर में, सुना था। ये मुझे जो इसकी वस्तुनिष्ठता कितनी है ये पता नहीं है। हाँ, बट कुछ लोग शुरू किए थे। शुरू किए थे, हो सकता हाँ। है। आजकल तो क्लाइमेटिक कंट्रोल्ड जगहों पे आप जाकर के सेब की खेती कर लें, केसर की खेती कर लें, बट ये अभी बहुत ही एग्रीकल्चर हाँ, बेल्ट है, काफी अच्छा एग्रीकल्चर भागलपुर में होता है। हाँ, एग्रीकल्चरली दैट्स वो बहुत ही रिच, बहुत ही अच्छे इस पे है, पायदान पे है एग्रीकल्चर, कृषि आधारित कार्यों में। तो इस बार जो मैं गया वहाँ पे, तो बहुत ही एक रिसर्च के बेस पे गए, नहीं मुझे जाके रिसर्च करना है कि मुझे नहीं, रिसर्च तो सेकेंडरी बात है, प्रॉब्लम आखिरकार क्या है। हाँ। क्योंकि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको प्रॉब्लम के साथ प्यार होना चाहिए, ना कि सॉल्यूशन के साथ। तो मतलब शुरू से मोटिव क्या था, मतलब कृषि आप एग्रीकल्चर डिग्री ही ले रहे थे क्या? नहीं, मेरा डिग्री बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, मास्टर्स किया हूँ इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस में। फिर मैं वर्ल्ड में टॉप 15 में सिलेक्ट हुआ, फिर मैं यूरोप गया, 1 साल मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली इन क्रिएटिंग फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज। और अभी मेरा एजुकेशन चल ही रहा है। मैं आईआईटी कानपुर से डिजाइन में पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये मेरा मतलब शुरू से, मतलब ये इतने करने के बाद आपको लगा कि मैं किसान के लिए कुछ करूं, मतलब अपने देश के लिए कुछ करूं? मैं उस समय तक जब मैं इसको सॉल्व करने के लिए गया था तो मैं किसान, देश ये कुछ नहीं सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने लोगों के लिए एटलीस्ट कुछ कर दूं। हाँ, वही। हाँ, क्योंकि क्या होता है, अगर आप संरचना देखें तो आप पहले कम्युनिटी समाज होते हैं, समाज से डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट से राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है, और देश से लोग बनता है, राइट। तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे समाज के लोगों का भला हो, और वो चीज जो मैं करूंगा वो कई सारे समाज में रेप्लिकेट हो सके। अच्छा। तो उसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। अगर वही चीज कई जगहों पे रेप्लिकेट हो जाए तो उसको स्केलेबिलिटी कहते हैं, स्टार्टअप के टर्म में। ये फैंसी टर्म्स हैं, फैंसी टर्म्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो मूल बातें हैं, जो गहराई वाली बातें हैं, वो ये है कि मैं अपने लोगों का समस्या सॉल्व करना चाहता था। मैं बिहार के उस छोटे से तबके का समस्या सॉल्व करना चाहता था, और इंटेंशन बहुत क्लियर था, विजन बहुत क्लियर था कि इनके जीवन में कुछ चेंज लाना है। तो जब मैं गया तो सबसे पहले मैंने देखा कि उस समय टमाटर का सीजन था, और टमाटर का जो सीजन था तो मेरे बगल के एक अंकल हैं, उनका थोड़ा सा बड़ा फील्ड है, तो वो टमाटर बहुत उगाते हैं। अच्छा। ठीक है। और मैं गया और देख ही रहा था, मैं कई सारी समस्याएं नोट कर रहा था। बट रात में 8 बजे अचानक से एक छोटा ट्रक, जो आप छोटा हाथी कहते हैं उसको, या बहुत सारे नाम हैं उसके, टाटा 207, हाँ ऐसे 407 ऐसे कुछ नाम, तो वो आता है, रुकता है मेरे घर के बगल में ही। वो चूंकि अगर आप 7 बजे 8 बजे गाँव जाए तो एक सन्नाटा हो जाता है, रुकता है और धड़ाम धड़ाम की आवाजें मुझे आती हैं। ठीक है। वो आवाज साहब कुछ नहीं था, उस आवाज बेसिकली वो टमाटर को फेंकने का आवाज था। अच्छा, क्यों? मतलब टमाटर तो शहर में ले जाके उसको बेच सकते थे। ना। लेकिन नहीं, बात क्या होता है ना कि जब आपका फल और सब्जी पकने लगता है तो एक साथ सारे फल सब्जी पक जाते हैं। अच्छा। और उस टाइम पे मंडी में बहुत ज्यादा लोड हो जाता है कि कई सारे लोग जो है सेम टमाटर लेकर के मंडी पहुंचने लगते हैं।
चला जाता है और मंडी में रेट उसका बहुत कम और स्टोर करने का भी जगह नहीं। कहीं जगह नहीं स्टोर करने का। मैं तो उस पे आऊंगा ही आऊंगा। तो मंडी में रेट बिल्कुल नहीं मिलता है, तो उनको इतना भी पैसा नहीं मिलता है कि वो अपने सामान को का उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो मंडी तक ले जाने के लिए जो उन्हें भाड़ा देना होता है, वह भी निकल सके। तो गुस्से में उन्होंने सारा टमाटर रोड पर फेंक दिया। अच्छा। साहब, वो जो टमाटर है, वो एक टमाटर जो है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल लॉस नहीं बताता है। एक टमाटर को प्रोड्यूस करने में 30 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और वो हजारों लाखों की संख्या में जब टमाटर आप रोड पर होंगे तो वो लाखों नहीं करोड़ों लीटर पानी की बर्बादी है। और किसान का मेहनत, मैं उस पे तो आ ही रहा हूँ सर जनाब। एक सुबह जो 4 बजे वो खेत में जाता है, वह सुबह सुबह खेत में जाकर के अपने मवेशी को खाना देकर के सीधा खरपतवार निकालने जाता है। वो लाखों घंटे का मेहनत वो रोड पे इस तरह फेंका होता है। अच्छा। और तो और ये सब तो हो गए लोकल समस्याएं। अब इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, जिसमें ये फल सब्जी का वेस्ट या कई जो सारे वेस्ट हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट 8% का ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रीब्यूटर है। क्योंकि जब ये सड़ते हैं तो ये मीथेन गैस उत्सर्जन करता है, जिसका कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसी 25 गुना ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लाइमेट पे भी फर्क पड़ता है, क्लाइमेट चेंज लाता है। और चूंकि ये किसानों का मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, तो ये उठाया नहीं जाएगा। अच्छा। लेकिन हमारा काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और साथ साथ समाज को जागरूक भी करना, ताकि समाज में एक वैचारिक समाधान हो इस चीजों का, एक विचार, एक हेल्दी समाज का निर्माण हो। तो मेरा उद्देश्य यह भी कहीं ना कहीं है। तो मैं लोगों को सही गलत दोनों एजुकेट करने का काम करता हूँ। क्या गलत है, क्या सही है। अगर हम कृषि करके उसको वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एज ए फार्मर भी जिम्मेदार, एज अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट है वो भी जिम्मेदार, और कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। तो खैर उसको दरकिनार करते हैं, बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, बिहार में। तो वहां से आज से 2-3 साल पहले कुछ किसान जो है ना, गोभी जो होता है ना, गोभी, तो वो लेके जा गए थे बाजार में। तो 1 रुपए केजी वो मंडी में दे रहे थे, और उसमें भी मंडी वाले नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने फेंक दिया। और कुछ बड़े किसान जो थे उनका मतलब छोटे किसान को थोड़ा थोड़ा था तो जाके दे आते, लेकिन बड़े किसान को बड़े मात्रा में अवेलेबल रहता है ना, तो वो क्या किए, जब कोई नहीं ले रहे थे तो ऐसे उन्होंने खेत को जोत दिया। 5-6 एकड़ का खेत था, सबने अपनी खेत को मतलब ट्रैक्टर से फल लगा हुआ गोभी का, और उसने जोतना शुरू कर दिया। अब देखिए उसमें कितनी मेहनत लगी। हम वो सुने तो बहुत मतलब दिक्कत हुआ। मैं सोचा इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको स्टोर करके गोभी का सुखरा वगैरह बनता है। हम सोचे कि उसमें सुखरा बना के पैकेट में पैक करके एक बिजनेस मतलब इस पे भी बन सकता है। लेकिन यही है ना, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं फार्मर हैं, उनके पास इतने बिजनेस का नॉलेज भी नहीं है, और वो इतना मतलब उनके पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि उसको रखे या स्टोर करे या उसको मतलब उस प्रोसेस में ले जाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही आपका भी प्रोडक्ट मैंने देखा। हाँ, तो वहाँ पे शार्क टैंक में तो मैं सोचा कि इनसे बातें करता हूँ और इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है किसानों पे। तो वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो प्रोडक्ट बनाए, ठीक ना, वो किसानों के लिए क्या इम्पैक्ट करता है, उनके जीवन में क्या सुधार लाता है। बिल्कुल। तो बेसिकली जो वेस्टेज था, जो मैंने आपको टमाटर का मैं जो वेस्ट बता रहा था, तो उस वेस्टेज पर ही आगे चल के सब्जी कोठी जो हमारा प्रोडक्ट है, सप्तकृषि हमारी कंपनी का नाम है, स्टार्टअप का नाम है सप्तकृषि। सप्तकृषि के अंतर्गत एक प्रोडक्ट है सब्जी कोठी। ये इसका सब्जी कोठी का मतलब क्या? सब्जी मतलब तो आपको वेजिटेबल। कोठी हमेशा गांव में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आप स्टोर भंडार कहते हैं। और शहरों में इसे मतलब अपार्टमेंट वगैरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग को कोठी कहते हैं शहरों में। और लेकिन गांव में वो एक प्लेस होता है जहाँ की आप अपनी चीजों को स्टोर करके रखते हैं। मक्का वगैरह रखने के लिए कोठी बनाई जाती है। तो उसी से वहां से हमने इस नाम को डिराइव किया, सब्जी कोठी। देसी एकदम। सर देसी विदेशी तो हमने मनगढ़ंत कहानियां कह दिया है, बट मैं लोगों के दिल तक पहुंचना चाहता हूँ। तो उसमें नाम भी वैसा होना चाहिए, जैसे सप्तकृषि हो गया, सब्जी कोठी हो गया। तो इससे मेरा विजन पता चलता है कि मैं जो सबसे डिसेंट्रलाइज्ड लोग हैं, जो मार्जिनल लोग हैं, वर्ल्ड का पासना चाहता हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल स्टोरेज है, जो बिना किसी केमिकल को यूज किए हुए, बिना किसी प्रिजर्वेटिव को यूज किए हुए, या बिना किसी रेफ्रिजरेंट को यूज किए हुए आपके फल और सब्जी के सेल्फ लाइफ को
3 से लेकर के 30 दिन तक बढ़ाता है और साथ ही साथ उसको फ्रेश भी रखता है। क्योंकि जब हमने इस स्टोरेज की परिकल्पना की तो हमने 500 से 1000 किसानों के साथ बात किया है। इस प्रोसेस को एम्पैथी स्टडी कहते हैं। हज़ारों किसानों के साथ हम बैठे, बात किए कि उनकी समस्या क्या है। साहब गाँव में ना समस्याओं का लेवल बहुत डिफरेंट है। हम एक एसी कमरे में बैठ कर के उनकी समस्याओं को अगर सॉल्व करना चाहें ना तो मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल। लाइफ स्टैंडर्ड अलग है, शहरों का, गाँव का अलग है, वहाँ की खेती है, मतलब वहाँ की बिजनेस भी अलग है, यहाँ की अलग है। तो वहाँ का समस्या था कि साहब आप कुछ भी ऐसा बना के ला दोगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस आए। यहाँ तो 24 घंटा बिजली थोड़ी है, अभी भी गाँव में मानता हूँ हर गाँव इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, लेकिन कितने घंटे बिजली मिलते हैं गाँव में? अभी भी 3-4 घंटे मिलते हैं। मेरे गाँव में तो एटलीस्ट 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं रहता है बिजली, जब मैं था वहाँ पे। हाँ, लगभग कुछ गाँव में ज़्यादा है। हाँ, हो सकता है, कम ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन 24 घंटा नहीं रहता है। अगर हम वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की परिकल्पना करें तो वहाँ पे 24 घंटा बिजली चाहिए, जो संभव नहीं है। क्योंकि हम अभी एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे लिए नहीं संभव इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, राइट? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब भैया हमें कुछ ऐसा स्टोरेज चाहिए जिसको कि हम लेकर के मंडी जा सकें। लेकर के हम जहाँ पे बेचते हैं, मंडी तो बहुत बड़ी बात है, हाट, उसको हटिया कहते हैं, वहाँ पे हाट में हम ले जा सकते हैं। फिर जिस दिन हाट लगता है, जैसे कि बृहस्पति को लगता है या जो भी लगता है, उस दिन हम हाट में उसको ले जाएं और फिर अपने घर पे आकर के रख लें। तो हमें अब देखिए, हमने कुछ काम नहीं किया, उन लोगों का ये इनपुट था जिसने मुझे सब्जी कोठी बनवा दिया। अच्छा, उन लोगों ने कहा जो इस तरह उन्होंने पूरा हॉलिस्टिक मैप मेरे सामने रख दिया कि बिजली का बहुत ज्यादा कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7-8 घंटे ही अवेलेबल है, तो ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो 7-8 घंटे में 24 घंटे काम कर सके। दूसरा, पूरा सब स्टोरेज इस तरह से बना होना चाहिए कि उसको आप यहाँ हाथ में ले जा ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कि गाँव में कई सारे फल और सब्जी एक साथ वो लोग उगाते हैं और बेचने भी जाते हैं, तो आप देखिए कि एक सब्जी नहीं बिक रहा होता, कई सारे तो एक ही स्टोरेज में कई सारे सब्जियां होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट उनका वेट लॉस हो जाता है। अच्छा, इस चीजों पे किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा, एक चीज है ना, जैसे पहले लैपटॉप नहीं था, हाँ, तो बहुत सारी मतलब जो है ना, उसमें कंप्यूटर लगता था, कीबोर्ड लगता था, बहुत सारी चीजें लगता था जो एक रूम को कैप्चर कर लेता था। लेकिन जब लैपटॉप आया, जब स्मार्टफोन आया, मतलब एक स्मार्टफोन में हर चीज हो सकता है आज, मतलब जो लैपटॉप काम करता है स्मार्टफोन भी करता है, और एक लैपटॉप को इधर से उधर, मतलब सेम टू सेम वही अप्लाई आपने अपने प्रोडक्ट पे भी किया, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाएं। बिल्कुल। जितना फोन का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने में लगता है, उतना ही आपके प्रोडक्ट में लगता है। और तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने सब्जी कोठी बनाया, जो बहुत ही अफोर्डेबल मॉडल है। इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो हमारे पास 3-4 मॉडल्स हैं। तो एक हमारा बेसिक मॉडल है, तो आज के दिन में मैं प्राइस आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 12,500 में हमारा प्लस जीएसटी में हमारा बेसिक मॉडल आ जाता है, जो जिसमें कि एक ही मोड से मिक्स मोड है, जिसमें कि हम कई तरह के फल सब्जी को आप एक साथ रख दें, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। हमारे पास एक सब्जी कोठी का एडवांस मॉडल है, उसमें हमने क्या किया कि डिफरेंट टाइप, जो अलग अलग प्रकार है फल और सब्जी के, उस अलग अलग प्रकार के लिए हमने अलग अलग माइक्रो क्लाइमेट उसके अंदर बनाया है। और उसमें हमने स्विच का ऑप्शन दिया, या जैसा पंखा का रेगुलेटर होता है ना, फैन का जो रेगुलेटर होता है, वैसा ऑप्शन दिया कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर सकते हो। तो उस पर मोड पे हर एक अलग अलग मोड पर अलग अलग तरह के फल और सब्जी को रख सकते हो, और लास्ट में एक मिक्स मोड भी है। तो एडवांस मॉडल में हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि अगर कोई 200 किलो टमाटर ही उगा रहा है तो सबके साथ रख सकता है, उसको उस मोड पे कर दे तो ज्यादा सेल्फ लाइफ उसको टमाटर का मिल जाएगा। और लास्ट में एक मिक्स मोड भी है। फिर अभी हमने रिसेंटली अपने स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं, जो हॉकर्स होते हैं, जो रोड पर ठेला लेकर के चलते हैं, फल और सब्जी बेचते रहते हैं, उनके लिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन ठेले को कंसेप्चुलाइज किया है। और वो भी हमारा अभी लॉन्च होने वाला प्रोडक्ट है, जिसमें कि हमने ठेले पर अपना सब्जी कोठी, नीचे बेस में सब्जी कोठी स्टोरेज होगा, ऊपर बहुत बेहतरीन डिस्प्ले होगा। अभी ई कार्ट हमारा लॉन्च होने वाला है। ई कार्ट में जो सबसे अच्छा प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रहा है वो है
छोटे डिस्टेंस पर जो फल और सब्जी को ट्रांसपोर्ट करने में जो बर्बादी होता था फल और सब्जी का, वो कहीं ना कहीं वो ई कार्ट मॉडल सॉल्व कर देगा। अच्छा। और साथ ही साथ आप उसको बेच भी सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे मॉडल्स हैं जो सब्जी कोठी टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। हम इसको सब्जी कोठी टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, ये एक माइक्रो क्लाइमेट है, एक ऐसी क्लाइमेट जो फल और सब्जी को देखते हुए फल और सब्जी के लिए बनाया गया है, जिसमें फल और सब्जी को रखने पर उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, वो फ्रेश रहता है, उसका वेट लॉस नहीं होता है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ग्रो नहीं होते हैं और फल और सब्जी का शेप नहीं बिगड़ता है। तो इतने चीज़ों को ये करने पर हमारा फल और सब्जी का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। बेसिकली हमारा एक टेंट है, टेंट टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें एक डिवाइस लगता है, वो डिवाइस माइक्रो क्लाइमेट बना करके उस टेंट नुमा स्ट्रक्चर में वो माइक्रो क्लाइमेट को भेजता है और उस टेंट नुमा स्ट्रक्चर में कई सारे क्रेट्स रखे रहते हैं। उस क्रेट्स में अलग अलग फल और सब्जी आप रख सकते हैं और जिसको कि वो फ्रेश रखता है। तो उसमें अलग अलग सब्जियों के लिए तो अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग मतलब जो है ना, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग जो है ना उसको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या जो भी चाहिए, उतना तो मुझे नहीं पता है उसके बारे में। तो वो सब जब एक ही आप इन्वायरमेंट उसको देते हो तो वो सही रह जाता है क्या उसमें? जैसा मैंने आपको इसके जस्ट पहले बताया कि हमारा 2 मॉडल है। एक है बेसिक मॉडल जिसमें कि एक ही मोड से मिक्स मोड, जिसमें आप सारे फल सब्जी को रख देते हैं, तो बाहर से अंदर जो है बहुत अच्छा आपका रहता है। एक है हमारा डिफरेंट मोड्स वाला, कि आपने जो कहा ना कि डिफरेंट को डिफरेंट की जरूरत होती है, तो उसमें आप 1 को प्रेस कर दीजिए तो आप उसमें लीफी रख सकते हैं, 2 को प्रेस कर दीजिए तो आप उसमें टमाटर रख सकते हैं, 3 को प्रेस कर दीजिए तो स्टेम वाले फल और सब्जी को आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे कैटेगराइज किए गए हैं। तो 9 मोड्स तक है, अप टू 9 तरह के डिफरेंट प्रकार के फल और सब्जी को आप रख सकते हैं और उसमें मोटा मोटी सारे फल और सब्जी कवर हो जाते हैं। तो अभी आप ये दोनों प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं? बिल्कुल, ये दोनों प्रोडक्ट हमारा मार्केट में लॉन्च्ड है। जो बेसिक मॉडल है उसका कॉस्ट 12,500 प्लस जीएसटी, जो एडवांस मॉडल है इसका कॉस्ट 15,500 प्लस जीएसटी है और हमारा एक ठेला मॉडल है जो अभी चल रहा है, जो अभी हम काम चल रहा है, प्रोसेस है। तो अभी टारगेट कस्टमर, ये दोनों प्रोडक्ट जो आप, टारगेट कस्टमर आपका कौन सा है, कौन आदमी मतलब वो खरीदे? या हमारा जो सबसे देखिए कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट हम छोटे किसानों को, मार्जिनल किसानों को देख करके बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट कस्टमर वहीं पे है। बट अभी हमें बहुत अच्छा जो ट्रैक्शन मिल रहा है वो एफपीओ से मिल रहा है। बहुत अच्छा ट्रैक्शन हमें अभी डिफरेंट एफपीसी से मिल रहे हैं, एसएचजी से मिल रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिल रहे हैं, ठीक है, वहाँ की महिलाएं खरीद रही है स्टोरेज। तो कहीं ना कहीं छोटे किसान इस स्टोरेज को खरीद रहे हैं और रिसेंटली अभी हम इसमें माइक्रो फाइनेंसिंग के ऑप्शंस लेकर के आ रहे हैं, ताकि जैसे आप फोन खरीदते हैं वैसे आप सब्जी कोठी भी आप छोटे छोटे किस्तों में देकर के खरीद सकते हैं। तो इस तरह के हम बिजनेस मॉडल इनोवेशन भी कर रहे हैं। तो ये मतलब खुद मैन्युफैक्चरिंग, इसका मैन्युफैक्चरिंग भी आप खुद ही करते हो? बिल्कुल, हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और वो बिहार के उसी गांव में एस्टेब्लिश्ड है जहाँ पे कि हमने प्रॉब्लम को सोचा। अच्छा, मतलब हेडक्वार्टर भी आपको बिहार के भागलपुर में ही है? बिल्कुल, हमारा हेडक्वार्टर भागलपुर बिहार में ही है, वहाँ हमारा फैक्ट्री, वहाँ पे सब्जी कोठी का मूल संरचना, मूलभूत मॉडल तैयार होता है, उसके बाद वहाँ से हम हर जगह उसको शिफ्ट करते हैं। कितने लोगों के लाइफ में अभी तक आप इम्पैक्टफुल ला चुके हो? लगभग अभी हमारा 700 से ज़्यादा मॉडल्स बाजार में डिप्लॉयड हो चुका है। अच्छा। और कई सारे हमारे बहुत सारे प्री ऑर्डर्स हमारे पास हैं जिसको कि हम कैटर ऑन कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा प्री ऑर्डर्स हमारे पास आज पड़े हुए हैं और अलग अलग मॉडल्स के पड़े हुए हैं जिसको कि हम कैटर कर रहे हैं। पिछले साल का रेवेन्यू कितना था आपका? तो बेसिकली पिछले साल हमने 750 प्रोडक्ट्स इन मार्केट हमने ये किया है। तो रेवेन्यू हमारा ना विजन बहुत अलग है। मेरे लिए रेवेन्यू नंबर्स ये मैटर नहीं करता है, बट बिजनेस के लिए तो मैटर रखता है। मैं उस पे आऊँगा और यहीं पे मेरा थोड़ा डिफरेंस थिंकिंग है, मेरा बहुत डिफरेंट सोच है इस पर्सपेक्टिव को लेकर के। रेवेन्यू कुछ भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है ना कि मैं एज अ स्टार्टअप मैं उन लोगों को देख करके शुरू किया हूँ जिनके पास अपनी लिविंग के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए वो तरसते हैं। तो उनका लाइवलीहुड, अगर मैं आपको बहुत ही ऐसे शब्दों में कहूँ कि अगर आप एक छोटे किसान को जो फल और सब्जी बेचता है उसको आप देखेंगे ना, उसका पर डे का डेली एक्सपेंस, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके घर में चूल्हा जल करके क्या बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आज कितने का वो फल और सब्जी बेचेगा।
तो वो तो चीज है नहीं, बट आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसका एक प्राइस फिक्स कर दिया। हाँ। तो आपका एज ए एंटरप्रेन्योर या एज ए स्टार्टअप, आपका यही मोटिव रहेगा इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाए। बिल्कुल। तो उस वजह से आपने अभी तक कितना मतलब सेल्स मैंने किया? 750 मैंने 750 यूनिट्स ऑलरेडी हमारे मार्केट में डिप्लॉयड हैं अभी। तो रेवेन्यू किसी को भी निकालना है तो 750 गुना 12,500 कर लीजिए या 15,500 कर लीजिए, वो हमारा रेवेन्यू है। बट मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि वो हमारे लिए मैटर नहीं, वो हो सकता है करोड़ों में पहुंच गया, मैं उसकी गिनती नहीं करता हूँ। मैं गिनती किस बात की करता हूँ, मुझे मेरा जो विजन है कि मुझे कितने को इम्पैक्ट किए हो, कितने लाइफ को अच्छे, कितने लाइफ को मैंने चेंज किया। मेरे लिए एक सब्जी कोठी का सेल्स ये नहीं है कि हमारे अकाउंट में 15,500 रुपया आ गया या 12,500 रुपया आ गया। हमारे लिए एक सब्जी कोठी का सेल का ये मतलब है कि उस एक इंसान का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो हमारा ध्येय ये है, हमें 1 करोड़, हम जो यूजुअली क्या होता है कि हर एक मॉनेटरी ऑलवेज सेकेंडरी है। लोग कहते हैं ना कि हर एक स्टार्टअप की तरह मेरा भी सपना है यूनिकॉर्न बनना। ठीक है, हर एक स्टार्टअप का एक सपना होता है कि वो यूनिकॉर्न बन जाए। यूनिकॉर्न मतलब 7,000 करोड़ से ज्यादा, हाँ, मतलब $1 बिलियन की कंपनी बन जाए, राइट। लेकिन हमारा भी सपना है यूनिकॉर्न, हम भी यूनिकॉर्न बने, लेकिन हमारा मैट्रिक्स बिल्कुल अलग है। हमारा मैट्रिक्स $1 बिलियन जनरेट करना नहीं, हमारा मैट्रिक्स है कि हम 1 बिलियन लोगों के दिल तक पहुंचे। और जिस दिन हम उस 1 बिलियन लोगों का समस्या सॉल्व कर देंगे ना, $1 बिलियन तो यूं ही हमारे अकाउंट में आ जाएगा। फंडिंग कहाँ से आपको मिली शुरुआत में, जो आप जैसे जो स्टार्टअप आपके आइडियाज थे, तो किनके पास सुना है? फैमिली से सपोर्ट मिला या इन्वेस्टर ने पैसा डाला? कैसे मतलब फाइनेंस आपका किस तरह का? तो मैं इस बात के लिए पॉलिटिकल विल जो आज हमारे देश में है, जो स्टार्टअप इंडिया जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमारे विजनरी लीडर्स का पॉलिसीज है, उसको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री का जो स्टार्टअप इंडिया जो फ्लैगशिप मोटिव है, उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट विल ही है स्टार्टअप की तरफ, जो कि बिहार के एक गांव के पगडंडी से चलता हुआ लड़का आज अपने स्टार्टअप को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश के मंच पर लेकर के जा पहुंचा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो इंक्यूबेशन सपोर्ट है, एक्सीलरेशन सपोर्ट है, उसका मुझे फायदा मिला। मुझे आरके रफ्तार जैसे प्रोग्राम का फायदा मिला, जो मुझे इस बार जम्मू से मिला। मुझे आईआईटी पटना का फायदा मिला। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे आईआईटी कानपुर का फायदा मिला। आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेशन सेंटर का फायदा मिला, SIC इंक्यूबेशन सेंटर नाम है, वहाँ का फायदा मिला। तो मैं इन सारे जगहों का बहुत ही ये हूँ कि कर्जदार हूँ कि सपोर्ट किया उन्होंने, मुझे इनिशियली सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि बिजनेस होता कैसा है, क्या फॉर्मेट है, क्या ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं मेरा अपना मोटिव भी था कि मैं समाज के लोगों तक पहुंचूं, दिल तक पहुंचूं। तो कहीं ना कहीं वो बात थी जो इन्वेस्टर तक आपको पहुंचाया। इन्वेस्टर तो अलग बात है। अभी तक हम बूटस्ट्रैप्ड हैं। हमने बस एक CCD लिया है इन्वेंट से, जिसको कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते हैं। तो हमने किसी इन्वेस्टर का आज तक, और हम लोग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू मेकिंग कंपनी, और हमारे ऊपर लॉस की नहीं है। नहीं, हम लॉस, हमें वो वैल्यूएशन का बिजनेस समझ में नहीं आता कि कैसे लोग लॉस पे कंपनी चला रहे हैं। तो बस ठीक है, वो कैश फ्लो का बात है, वो अलग बात है, ठीक है। बट हमारा जो मोटिव है वो ये है कि समाज तक पहुंचो, सोशल इम्पैक्ट भी होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन भी आना चाहिए। अगर आप एक सब्जी कोठी की बात करें तो आज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो अगर आप ₹1 सब्जी कोठी में लगाते हैं तो आपको सामाजिक रूप पर ₹20 का रिटर्न देता है। और साथ ही साथ एक सब्जी कोठी 1276.8 kg कार्बन डाइऑक्साइड को मिटिगेट करता है। तो जो कि, और ये हमारा डेटा नहीं है, इसके लिए मुझे क्लाइमेट सॉल्वर अवार्ड दिया गया WWF जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से। अच्छा, आप कितने लगते हैं एक सब्जी कोठी को बनाने में, कितने प्राइस लग जाते हैं आपको? हमारा प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि हम बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड लोगों के लिए काम करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। ऑब्वियसली हम बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन हम लोग 10 से 15% प्रॉफिट मार्जिन पे ही काम कर लेते हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि हम उतना ही रखें जितने में कि हम अपने स्टाफ को सैलरी दे पाए और हमारा काम चलता रहे। अच्छा, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा ना, मतलब कहाँ पे आप सेल कहाँ पे करते हो? अभी हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आज के डेट में नहीं है। ये 750 लोगों के जो सेल किए, ये कैसे किया? तो बेसिकली वो हमारे वेबसाइट के थ्रू ही होता है सेल। हमारे वेबसाइट के थ्रू होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होता है उसके थ्रू होता है। लोग हमें कॉल करते हैं,
हमसे वो जानकारी एकत्रित करते हैं और उसके बाद जानकारी लेने के बाद वो हमें हमारे अप्रोच कंपनी के करते हैं। अकाउंट पे पेमेंट करते हैं और हम उनको प्रोडक्ट शिप कर देते हैं। बट आप काम कर रहे हो किसानों के लिए, ठीक ना? तो किसान को ना इंटरनेट चलाने आता है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार में, गुजरात में या कहीं भी किसी भी स्टेट में, बिल्कुल। उसको इंटरनेट चला मतलब उनको स्मार्टफोन चलाने का नॉलेज नहीं है, हाँ। ठीक ना? बहुत सारे किसान हैं ना, उनको वेबसाइट समझ में आता है, वेबसाइट नाम का क्या बिल्कुल। चीज होता है, हाँ? बिल्कुल। ना आपका प्रोडक्ट उसको समझ में आता है। अगर आप नॉर्मल वे में एक लेमैन को ये कहो कि हम आपको ये प्रोडक्ट देते हैं, आपका जो है ना सब्जी या जो कोई वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, ये आप जो है ना रख सकते हो, एक महीने तक आपका ये प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, उतना बात उसको समझ में आता है, सिंपल बात। तो उसको कैसे समझाते हो और उसको कैसे समझाओगे आप इन तो फ्यूचर? मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो मेन किसान है उसके पास फोन का रीच है। वैसे तो आजकल रोटी नहीं पहुंचा वहाँ फोन पहुंच चुका है। वो समझ रहे हैं, बट हाँ, मैं आता हूँ आपकी बात पर। तो उनके पास फोन ना होकर के उनका जो बेटा है या उनकी जो बेटी है, उनके पास जरूर एक स्मार्टफोन है और मैं बात वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ कि जो युवा जनरेशन है वो भी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज का मदद लेकर के वो भी किसानी करके भी एक प्रॉफिटेबल और एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। कि ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको मदद कर सकते हैं आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए। तो उनके पास जरूर फोन होता है, राइट? तो जब वो देखते हैं तो उनको समझ में भी आते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा प्रोन टू टेक्नोलॉजी हैं। अगर हम बात करें वो किसान, जैसे हम किसान कहते हैं तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं बायस्ड है कि एक व्यक्ति जो फावड़ा लेकर कैसे चलेगा वो किसान कहलाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट उसको जो किसान है, जैसे हम हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, तो हमें तो समझ में आता है, बिल्कुल। बट वही चीज मैं अपने पिताजी को समझाऊं, उन्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक ना? वो हम हमारे बात को कहीं वैल्यू भी ना करें। लेकिन आप एज ए एंटरप्रेन्योर, आप उन्हें कैसे, मतलब हम तो थर्ड पार्टी हो गए ना, हम आप और किसान हो गए, ठीक ना? ये दो पार्टी हुए हैं, जो आप जो है एंटरप्रेन्योर है, आप एक प्रोडक्ट बनाए, आपका कस्टमर फार्मर है, ठीक ना? हम जो है, अगर हम आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, हम उनके बेटा ही है, उससे क्या, पर थर्ड पार्टी है ना, हम बताएंगे ना आपके बारे में, जो नहीं पापा ये चीजें हैं, ठीक ना? लेकिन आप डायरेक्ट मेरे पापा को कैसे आप समझाओगे? बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली जो हमारा ऑलरेडी एस्टेब्लिश नेटवर्क है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, वो जो किसान होता है कभी ना कभी खाद बीज लेने के लिए वहां जाता है या कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा होता है, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट लगे हुए हैं। तो वहाँ पे जब वो जाता है तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बताया जाता है, ताकि वो वहाँ पे फील करें, देखें, टच करें। उसके बाद वो टेक्नोलॉजी जब फील करके देख लेते हैं, उसके बाद उनका बेटा भी उनको बोलता है कि हमने ऐसा टेक्नोलॉजी देखा है जो ऐसे काम करता है। तो कहीं ना कहीं वो मोटिव प्रेरित होते हैं कि हाँ, एक बार हम बात करते हैं क्या है नहीं है। मतलब आपका यही है कि टेक बेस्ड स्टार्टअप है, ठीक ना? टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये इंटरनेट पे ही ये सारी चीजें डाले हुए हैं। लेकिन किसान जो है ना, किसान का कनेक्शन होता है जो खाद बेचते हैं। एक देहात नाम का आप सुने होंगे स्टार्टअप, वो हमारे मित्र का ही स्टार्टअप है वो। हाँ, शशांक हमारा अच्छा मित्र है। अच्छा, हाँ, वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो क्या किए ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन्होंने एक बहुत अच्छा तैयार किया है, जो गांव-गांव में जाकर मतलब एक अपना एक ब्रांच खोले हैं, ठीक ना? फ्रेंचाइजी दिए हैं और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट वो सेल्स करते हैं। तो किसान उनसे कनेक्ट रहता है, ठीक ना? किसान उनको जानते हैं। लेकिन आपको कैसे मतलब वो जानेंगे? आप उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क करोगे या उसके साथ कोलैबोरेशन करोगे, तब ना फिर किसान आपको। तो अभी ऐसा कोई प्लान है कि उनके साथ कोलैबोरेशन करें या? अभी हमारा इमीडिएट ऐसा कोई प्लान नहीं है कि क्योंकि हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक है, तो हम आज प्रोग्रेसिव फार्मर की बात करें, जो किसान प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, तो उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो प्रोग्रेसिव फार्मर, जो टेक्नोलॉजी। तो हमें अभी हमारा जो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस में किस स्टेज पर हो, ठीक है, आपका फोकस कहाँ पे है, राइट? आप अगर, ठीक है, मैंने माना कि मैंने किसानों के लिए बनाया है, लेकिन एट वंस अगर हम चाहेंगे कि भारत का मतलब जो भी नंबर है किसान का 20 करोड़ या 18 करोड़ जो किसान है वो हमारा प्रोडक्ट ले, वो नहीं होगा। और ये किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं, सब लोग नहीं ले सकते हैं। तो उसमें हमारा जो अभी मोटिव होना चाहिए ना, सबको पहुंचाना। वो तो हमारा मोटिव है ही है, लेकिन अभी तत्काल में हमारा फोकस है कि जब तक कि हम प्रोग्रेसिव फार्मर को पहुंचे, अपना रेवेन्यू इंक्रीज करें, उसके बाद हम लोग जब रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे तब हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान का सोचेंगे, फ्रेंचाइजी प्लान का सोचेंगे, वो आगे की बात है। लेकिन अभी तत्काल में हमारे पास प्रोग्रेसिव फार्मर्स के काफी ऑर्डर्स हैं, एफपीओस के काफी ऑर्डर्स हैं,
अभी एक जो बहुत अच्छा मॉडल एफपीओ का आया है या सेल्फ हेल्प ग्रुप का आया है, तो अगर एक किसान अवेयर नहीं भी है स्मार्टफोन को लेकर के, तो जब वो ग्रुप में आता है तो कोई ना कोई किसान अवेयर जरूर होता है, वो उस चीज को प्रमोट करता है। तो हमारे लिए ये मॉडल भी बहुत बेनिफिशियल है। तो हम लोग इसीलिए प्रॉफिटेबल अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में हो पाए, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को बहुत आगे रखा इन मामलों में। हमारा पर्सपेक्टिव अलग है, हमने बताया ना, हमने बहुत अलग लेंसेज पहने हुए हैं देखने के लिए। तो हमारा फोकस अभी एफपीओ पे है, हमारा फोकस अभी एसएचजीज पे है, हमारा फोकस अभी आपको प्रोग्रेसिव फार्मर्स पे है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना इस क्षेत्र में, अगर एक प्रोग्रेसिव फार्मर ने वो लगा लिया तो वर्ड टू माउथ बहुत बड़ा अच्छा फैलता है। ठीक है, इस तरह से एग्जैक्टली वर्ड टू माउथ में बहुत हेल्प कर रही है। जैसे किसी घर में, और ये थोड़ी बड़ी स्टोरेज है तो वो दिख जाता है, राइट। तो जैसे वो देखता है तो लोग फिर कहते हैं कि अच्छा इसने ये लगा लिया, तो वर्ड टू माउथ हमारा फैल रहा है। इन फ्यूचर आप क्या मतलब अपने आप को क्या देखते हो, इन फ्यूचर कहाँ देख रहे हो आप, मतलब क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है? नहीं, अगर आप इन फ्यूचर की बात करो तो कहीं ना कहीं मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि मुझे बड़ी मार्केट है, और मार्केट तो भारत लगभग 330 से 350 मिलियन मेट्रिक टन फल और सब्जी प्रोड्यूस करता है। और मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उसका 1/3 लगभग 30 से 40% फल और सब्जी वेस्ट हो जाता है। तो ये इतना बड़ा मार्केट है कि 1000 निक्की चाहिए, 1000 सब्जी कृषि चाहिए, 1000 सब्जी कोठी से छोटे बड़े उद्यम चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। शायद कंपटीशन है अभी आपके, आप जो हम कंपटीशन पे बिलीव ही नहीं करते। मतलब आप जो प्रोडक्ट बनाए हो इस तरह का प्रोडक्ट और मार्केट में है? एग्जैक्टली इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम जो कि बहुत बड़ा है तो इसको सॉल्व करने कंपटीशन ऐसा नहीं होता है कि ये जैसे कि 2 कप है, जैसे मैं आपको इसमें थोड़ा सा ये कर देता हूँ। तो कंपटीशन क्या होता है ना कि जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो वो भी आपका कॉम्पिटिटर होता है। आपका वे अलग है, दूसरी आएगा तो उसका वे अलग होगा। एग्जैक्टली। और ये इतना बड़ा मार्केट है ना कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 1000 निक्की शायद कम पड़ जाए उसको सॉल्व करने के लिए। प्रोडक्ट तो आपका काफी अच्छा है, क्योंकि शार्क टैंक में भी आप गए थे तो सब लोगों ने काफी अच्छा है इसको अप्रिशिएट किए थे। मोदी जी से मिले थे तो उनका किस तरह का रिएक्शन रहा, वो उन्होंने देखा तो किस तरह की बातें की? बहुत ही उनका विजन बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा उनके लिए। तो उन्होंने काफ़ी विजनरी बातें कही हमसे इस प्रोडक्ट को, उन्होंने काफ़ी सराहा इस प्रोडक्ट को, उन्होंने बाकायदा बहुत गौर से इस प्रोडक्ट को देखा, जाना इसके बाद फिर उन्होंने ट्वीट भी किया। अपने वीडियो में उन्होंने इस प्रोडक्ट का जिक्र करते हुए किया, ट्वीट भी किया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन था मेरे लिए। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को और सारा टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके समन्वय करके कहने को कहा कि कहीं ना कहीं उनके इसमें बातों में विजन दिखाई पड़ता है देश को बदलने की, उन छोटे किसानों तक पहुंचने की। तो बोला कि उन्होंने बोले कि बहुत अच्छा काम है, इसको कैरी ऑन करो, छोटे किसानों तक ले जाओ। सब्सिडी वगैरह की कुछ बातें उसके कैरी ऑन करते हुए अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने हमारे प्रोडक्ट पे 50% सब्सिडी का अनाउंस किया है। उनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, डीसी ने अनाउंस किया है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में। अभी हम केरला गए थे, वहाँ पे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया प्रोडक्ट को, और वहाँ से भी हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी ये सिक्किम में हमारा बात चल रहा है। मतलब सारे ऑल ओवर इंडिया में जितने के गवर्नमेंट है, जितने स्टेट है, सब में आप पहुंच रहे हो धीरे-धीरे। हम वहाँ पे पहुंच रहे हैं, वहाँ पे सब्सिडी की बात कर रहे हैं, ताकि एक बार प्रोडक्ट में सब्सिडी आ जाता है। और माइक्रो फाइनेंसिंग, सब्सिडी और माइक्रो फाइनेंसिंग 2 एंगल अगर जुड़ जाता है तो आपने जो कहा ना कि छोटे किसानों तक जो जिसके लिए हमने बनाया है वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। अभी क्या है कि प्रोग्रेसिव फार्मर को सब्सिडी नहीं चाहिए, वो इस रेट पर भी खरीदने के लिए तैयार है, जो टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को जानते हैं। लेकिन कई फार्मर अभी ऐसे हैं जो रिलेक्टेंट है टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो जब वो सब्सिडी आ जाएगा तो वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी हम इस प्रयास में लगे हुए हैं, और उनके फाइनेंशियल कैपेसिटी भी इतना नहीं है कि एग्जैक्टली। तो इसीलिए अभी हम लोग माइक्रो फाइनेंसिंग पर भी मोड पर ध्यान दे रहे हैं कि वो किस्तों में सब्जी कोठी को खरीद पाए। तो बिहार में आपने शुरुआत की, तो बिहार के गवर्नमेंट के साथ किस तरह का रहा? बिहार के गवर्नमेंट ने उनसे अप्रोच की बात करने? अभी हमारा बात चल रहा है। अभी हम जा रहे हैं, सेक्रेटरी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं बिहार, बहुत जल्दी जा रहे हैं। तो वहाँ पे देखते हैं जीविका के साथ मिलकर या कैसे करके इसको लाइवलीहुड प्रोग्राम्स में इंक्लूड करवाया गया, ताकि बिहार के लोगों का भी भला। एक बड़ा लेवल पे आप करना चाहते हैं तो इसके लिए फंडिंग भी तो चाहिए, तो कहीं से अप्रोच कर रहे हो लेने के लिए आपकी? यही डिपेंड करता है। मैं अपने कस्टमर मेरा सबसे बड़ा फंडर है। हाँ, वो तो समझ रहे हैं, बट अभी मेरा फंडिंग के साथ ये रहा है ना कि
बहुत ज़्यादा अगर आपका प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में बात है, तो आपको कहीं न कहीं आपका कस्टमर ही इतना अच्छा प्यार करेगा, सपोर्ट करेगा कि तब एक बड़े लेवल पे इम्पैक्ट मतलब करने के लिए तो बड़े लेवल चाहिए। पे इम्पैक्ट करने के लिए देखिए, अगर 100 करोड़ 500 करोड़ की बात है तो ठीक है। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए फंडिंग लेकर के हम अपना अननेसेसरी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करें। नहीं, मैं उसकी नहीं बात कर हाँ, रहा था, जैसे अगर आप बहुत शार्क बड़े टैंक गए थे, हाँ, शार्क टैंक आप गए थे, तो शार्क टैंक जाने का क्या पर्पस था? तो शार्क टैंक जाने का ये पर्पस था कि ऑब्वियसली उस समय हम लोग बहुत ही प्री स्टेज में थे। ये 2 साल की बात है। ठीक है, उस समय हम लोग बहुत प्री रेवेन्यू स्टेज पर थे। रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर रहे थे उस समय। हमारा ही मोस्टली बूटस्ट्रैप था, तो कहीं न कहीं उस समय फंडिंग की ज़रूरत थी हमें। इस वजह से तो नम्रता और विनीता सिंह ने भी आउट हो गए थे हाँ। उस डील से। हाँ, कि प्री रेवेन्यू क्योंकि सबका अपना-अपना मोटिव होता है कि वो किस लेवल के कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं। उन लोगों का हो सकता है उन लोगों का अपना लेंस है बिज़नेस को देखने का, परखने का, तो उस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मेरा अपना था कि उस समय ज़रूरत थी हमें, बट आज के डेट में हमें अभी फिलहाल में हम 6 महीने जो कमिंग 6 मंथ है, उसमें हम अपने हमारे प्रायोरिटीज़ अलग हैं। हम हमारा 6 महीने अभी हमारे पास रोडवे है, रनवे है और हमारा कस्टमर हमें फंड सपोर्ट कर रहा है। तो हम उस मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, असनीर ने बोला था आप अपने प्रोडक्ट में जो है ना प्रोडक्ट डिजाइन थोड़ा चेंज करो, तो मैं आप इन्वेस्ट करने के लिए इसमें जो है ना बिल्कुल, तैयार हूँ। इंटरेस्टेड हूँ। हाँ। तो उन्होंने फिर आफ्टर शार्क टैंक आपसे मतलब बातचीत हुई या नहीं हुई? नहीं, हमने फिर कोई बात नहीं किया है इस पे, क्योंकि हम कहीं न कहीं प्रोडक्ट के आत्मा को नहीं मारना चाहते। हम जिसके लिए बनाए हैं, हम उसी के लिए काम करेंगे। तो अभी हम फ़ोकस्ड हैं इस बात को लेकर के। और लगातार उनका साथ मिला है, हमें छोटे किसानों का साथ मिला है और ये प्रोडक्ट को एज़ इट इज़ ही बाज़ार ने स्वीकार किया है। अच्छा। और भी ज़्यादा हमारे जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसके कई सारे प्री ऑर्डर्स हैं हमारे पास, तो हम उसी दिशा में बढ़ना चाहते हैं। आपके को-फाउंडर कौन है? आप रश्मि जी को मैं सुन रहा था, आपके को-फाउंडर रश्मि जी हैं। हाँ। तो उनका क्या रहता है मतलब वर्क डिपार्टमेंट किस तरह का रहता है बिल्कुल। उनका? तो हमारी जो को-फाउंडर है वो मेरी छोटी बहन है हाँ। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। हाँ। और उनका फॉर्मल डिग्री बायोटेक्नोलॉजी का है। तो आप जो साइंस पार्ट देखते हैं, जिसमें कि डिफरेंट फल और सब्जी का जो डिफरेंट माइक्रो क्लाइमेट बनता है, उस पे वो काम करती हैं। और साथ ही साथ वो मेरी बैकबोन इसलिए भी है कि जो फैक्ट्री का पर डे का जो निटी-ग्रिटीज़ है, ऑपरेशंस है, वो सँभाल देती हैं। इसलिए मैं आपसे बात भी कर पा रहा हूँ। नहीं तो शायद इतना मैं व्यस्त हो जाता उस हर दिन के निटी-ग्रिटीज़ को सँभालने में कि शायद फिर मैं बात भी नहीं कर पाता। क्योंकि वो हमारी बैकबोन है और वो उस चीज़ों को देख पाती हैं। तो मैं कंपनी का फेस बन करके हर जगह जा करके कंपनी के बारे में बताना, लोगों से बात करना। हाँ, बेसिकली ब्रांड क्रिएशन करना। हाँ, बिल्कुल। तो ये मेरा काम है। और टेक्निकलिटीज़ में इन्वॉल्व होना, फंडिंग लेना है, कब करना है, क्या रोडवेज़ है, क्या पाथवेज़ है, उसमें हमारा काम है। उनका काम फैक्ट्री का है, वो फैक्ट्री देखती हैं। कई सारी महिलाएँ काम करती हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचती हैं। कितने लोग अभी आपकी टीम में हैं? हमारे पास अभी कुल मिलाकर के 27 लोगों की हमारी टीम हो चुकी है। अच्छा। जिसमें कि फैक्ट्री में 15 लोग हैं, मेरे साथ स्ट्रैटेजी में 4-5 लोग हैं और हमारे मेंटर्स काफ़ी अच्छे हैं। कुछ मेंटर्स जिसमें कि जगदीश शंकर, प्रोफेसर जनक राजन राम कुमार, प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय। ये आईटी कानपुर के हैं क्या? कुछ आईटी कानपुर के हैं, कुछ जैसे जगदीश शंकर जी हैं, वो नासा एग्रीकल्चर के लिए भी काम किए हुए हैं। तो हमारे मेंटर्स बहुत एमिनेंट हैं। जब भी फँसता हूँ एक कॉल पर वो लोग हैं। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो अभी आप एजुकेशन ले रहे हो अभी आप आईटी कानपुर से अभी बिल्कुल, कॉलेज में? मेरा पीएचडी चल रहा है डिज़ाइन में। अच्छा। प्रोडक्ट डिज़ाइन मेरा फोर्टे है, अच्छा। मतलब मेरा एरिया है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, प्रोडक्ट डिज़ाइन में करता हूँ। तो इसमें सब्जी कोठी में भी जो प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ है, वो इस कारण से भी हो पाया है कि मैं कहीं न कहीं इन्वॉल्व हूँ। और मैं एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि एजुकेशन आपको एक बहुत ही दमदार प्लेटफ़ॉर्म देता है, जिसपे कि आप आगे बढ़ पाओ। आईटी कानपुर में स्टार्टअप को लेके क्या मतलब माहौल है? आईटी कानपुर डेफिनेटली भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान है और वहाँ पे कई सारे स्टार्टअप्स हैं। आज वहाँ पे 100 से ज़्यादा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स हैं। एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे नहीं पता, शायद 150 भी पार कर गया हो, मतलब 100 से डेफिनेटली 100 से ज़्यादा तो है ही है। और हर एक स्टार्टअप वहाँ पे अच्छा कर रहा है, एक अच्छा इकोसिस्टम बना हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं। वहाँ पे जो पीआईसी अंकुश शर्मा, प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय, प्रोफेसर जनक राजन राम कुमार, ये लोग काफ़ी एक्टिव लोग हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि वहाँ पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। वहाँ पे आपको
चीज़ों को बनाने का सपोर्ट मिल जाता है। आईआईटी कानपुर के लैब्स बहुत अच्छे हैं। मेरा एसोसिएशन आईआईटी पटना के साथ भी है, अच्छा। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इंक्यूबेशन का, वहाँ पर भी लैब्स है। तो कहीं न कहीं ये जो गवर्नमेंट मैंने आपको जो बताया ना कि जो पॉजिटिव विल वह है मिला आपको वहीं से मिला। एग्ज़ैक्टली, तो ताकि जो एक बिहार के गाँव से पगडंडी से उठ करके मैं जो यहाँ तक आया, कई लोगों का साथ है जनाब। आफ्टर शार्क टैंक आपका क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ा? आफ्टर शार्क टैंक में फंडिंग तो नहीं मिली लेकिन फिर भी क्या इम्पैक्ट पड़ा? फंडिंग नहीं मिली, मैं सहर्ष मानता हूँ, बट कहीं न कहीं शार्क टैंक का एक अच्छा जो ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और मैं कहूँगा भी अपने यूथ एंटरप्रेन्योर को कि वो जाएँ, इसमें अप्लाई करें और अप्लाई जाएँ। करें। तो वो जो डेफ़िनेटली आज क्या है ना कि उसने घर-घर तक इस तरह से कॉफ़ी टेबल तक उन्होंने बिज़नेस स्टार्टअप को मैं बिज़नेस नहीं कहूँगा क्योंकि बिज़नेस और स्टार्टअप में थिन लाइन डिफ़रेंस होता हाँ, है। उसने स्टार्टअप करने वालों को हीरो बना दिया। हीरो बना दिया और घर-घर तक पहुँचा दिया उस कहानी को। जो बिल्कुल। जो भी बिज़नेस से रिलेटेड थोड़ा अपने आप को ट्रू। इंटरेस्टेड हाँ। रहते हैं कि मुझे न्यूज़ सुनना है या मुझे ट्रू। उससे उसको अच्छा लगता है गॉसिप अच्छा वगैरह लगता है तो वो चीज़ें और ये भी लोगों को पता चलता है कि देश में हो क्या रहा है, हुँ, किस लेवल पे काम हो रहा है हुँ, और ये काम हो चुका है तो हमारे लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है। हम भारत में रहते हैं और भारत हमारा एक डेवलपिंग नेशन है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक डेवलपिंग नेशन में रहते हैं। डेवलपिंग नेशन में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना कि आपको भारत जैसे देशों में हर गली में, हर मोहल्ले पे, हर चौक पे, हर चौराहे पे एक समस्या दिख जाएगा और हर समस्या अपने आप में $1 बिलियन का स्टार्टअप है। हर समस्या का समाधान करना एक $1 बिलियन का स्टार्टअप है। तो आज अनएम्प्लॉयबिलिटी अगर कोई बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयबिलिटी की तो अनएम्प्लॉयबिलिटी है ही नहीं। आपको एक समस्या चुनिए। हाँ, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको अपने समस्या से प्यार होना चाहिए, सॉल्यूशन से नहीं। सॉल्यूशन पिवट हो सकता है, सॉल्यूशंस कई हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका समस्या ऑथेंटिक है, आपने अगर समस्या पकड़ लिया, तो हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी से नहीं, उस टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो जाए। आपका समस्या से प्यार होना चाहिए आपको। अगर आप समस्या से प्यार कर लेंगे, तो आप अच्छी एंटरप्राइज को बिल्ड कर पाएंगे। जो लिमिटेड नॉलेज है, जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से या पढ़ करके जाना है, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है, और मैं ज्ञान के अथाह सागर में शायद कुछ भी नहीं जानता हूँ, पर जो लिमिटेड मेरा एक्सपीरियंस उससे मैं यही है कि हर चौक चौराहे पे $1 बिलियन का स्टार्टअप वेट कर रहा है हम जैसे युवाओं का। और आज हम उस दौर में हैं अपने इतिहास के 10,000 साल का जो हमारा ह्यूमन का जो प्रोग्रेसिव इतिहास है, उस इतिहास में हम अपने देश में सबसे सुनहरे दौर में हैं। अभी गोल्डन टाइम चल रहा है इंडिया स्टार्टअप के लिए। हाँ, बाकी चीजों में मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसमें मेरी एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है। तो जिसमें मैं काम करता हूँ स्टार्टअप, ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है और हर चौक चौराहे पे आपका $1 बिलियन का कंपनी वेट कर रहा है आपके लिए। आप जाइए, उस प्रॉब्लम को देखिए, समझिए और फोकस्ड वे में प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जॉब वगैरह का क्या एक्सपीरियंस रहा? इससे पहले आपने सब कृषि से पहले कोई जॉब वगैरह की हो आपने? एग्जैक्टली जॉब तो नहीं किया है मैंने, क्योंकि मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूँ कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति भी जो इतने फैंसी डिग्री के साथ आ रहा है और हम भी समाज के सामने जाकर के हाथ फैला करके जॉब मांगे, तो ये हमारे लिए थोड़ा वो चीज है ना, बट हाँ। एक चीज ये हो जाती है ना, जो जॉब मतलब लेना सिर्फ एक मॉनेटरी मेथड से ही नहीं होता है, एक एक्सपीरियंस भी मिलता है जहाँ तक मैं सुना हूँ, और ये चीज सही भी है ना। बिल्कुल। आपको कोई भी काम कर रहे हो तो उससे तो- पहले कुछ एक्सपीरियंस तो चाहिए हाँ, ना, तो एक मैंने- सिस्टम को चलाने के लिए। बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने कई सारे इंटर्नशिप ज्वाइन किए थे। अच्छा। इंटर्नशिप हमने कई सारे किए जिससे कि हमें ये पता चला कि कैसे कंपनी रन करते हैं। अच्छा, कहाँ पे? कानपुर में? आईआईटी कानपुर में? नहीं, हमने इंटर्नशिप यूरोप में भी किया है। हमने इंटर्नशिप एक ये भारत में भी 1-2 कंपनीज में हमने इंटर्नशिप की है। कौन सी कंपनी थी? वो बहुत वेल नोन कंपनी नहीं था, क्योंकि मुझे ये जानना था कि कोई भी एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन रन कैसे करता है, उसके पर डे निटी-ग्रिटीज़ क्या होते हैं, पर डे वो कैसे अपनी चीज़ों को चलाता है, क्या-क्या चीज़ें का एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप नामक नदी में आप जब गोते लगाते हो, तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको धीरे-धीरे पता चलता है, राइट? और कैसे डिस्प्यूट हैंडल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कैसे आप एम्प्लॉय को रिटेन करते हो, कहाँ से आप मैन पावर हायर करते हो। ये सारे वो छोटे-छोटे, मतलब ये छोटे नहीं, ये काफ़ी जटिल ये होता है और डेफिनेटली अगर आप कहीं पे एक्सपीरियंस्ड हो, कहीं पे आपने लेकिन यही है कि आपको पहले सोचना होगा कि आपको किस रोल पे इंटर्नशिप करनी है।
राइट। क्या आप करना चाहते हो, आप मोटिव क्या है तो उसके हमने अनुसार आप हमने इस हिसाब से अपने आप को प्लान किया कि मैं पहले ऑपरेशनल इंटर्नशिप करूंगा, फिर मैं प्रोडक्ट डिजाइन में करूंगा। प्रोडक्ट डिजाइन का अपना अलग ये होता है कि हमें क्या फिलोसफी, कैसे क्या फिलोसफी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन है, क्या टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होंगे, कैसे मशीन्स इन्वॉल्व होंगे। एक शब्द है, मैं डाइवर्सिफाई तरीके से आप जो है नॉलेज बिल्कुल। लेने का काम अब करते मैं अपने आपके दर्शक को एक बहुत ही अच्छे टर्म से वाकिफ करवाऊंगा, इसका नाम है DFM। हैं। उसको कहते हैं डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी। अच्छा। लोग प्रोटोटाइप करने के इसमें कुछ भी प्रोटोटाइप बना देते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटोटाइप बना दिए उसको आप, लेकिन जब आप उसको लेके जाएंगे ना मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैन्युफैक्चरिंग की मशीनें लिमिट है, लिमिट में है। प्रोटोटाइपिंग में आप 3D प्रिंटिंग यूज कर सकते हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जब आप आ जाओ, स्केलेबिलिटी पे जाओ कि आपको 10,000 प्रोडक्ट्स का है, तो आपको फिर से वो इंजेक्शन मोल्डिंग पे ही लौटना पड़ेगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज की मैन्युफैक्चरेबिलिटी नहीं है। तो आपको इस हिसाब से डिजाइन करना है कि आपको एग्जिस्टिंग मशीन्स के साथ आप मैन्युफैक्चर कर ले जाओ, तो आप कॉस्ट कट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं, जब आप एक बार इस नदी में गोते लगाओगे तो फिर आपको ये सारी चीजें सामने नजर आएंगी, और फिर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते हो, इससे बचने का प्रयास करते हो, फिर इसको अवॉइड करते हो, फिर इस तरह से टीम बनाते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो। तो कई सारे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। तो स्टार्टअप्स के अलावा आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या करते हो? कभी ऐसी मैं कविताएं लिखता हूँ, अच्छा। कविताएं मैं बोलता हूँ, मुझे बहुत पसंद है कविताएं। हाँ। मैं साहित्य पढ़ता हूँ। एक दो कविता आपको कोई याद हो तो अभी बताना चाहिए। मैं यूजुअली दिनकर जी को बहुत पैशनेटली फॉलो करता हूँ। एक तो मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ कि हमारे रीजन से हैं। अच्छा। हमारे मुंगेर उनका वो भारतीय हाँ, विश्वविद्यालय के हाँ, तो कनेक्टिंग है वाइस एक तरह से। चांसलर भी रहे हैं वो। हम्म। तो हमारा कहीं ना कहीं उनसे एक जुड़ाव है। हाँ। तो उनका एक तो कविता है कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जब पथ में बिखरे सूल न हो। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जब पथ में बिखरे सूल न हो। वो नाविक धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नाइस। तो आपको आपके अंदर वो जज्बा होनी चाहिए कि आप विपरीत धाराओं में भी अपने नौका को पार ले जा सको। इस कविता का मर्म ये था। तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित रहता हूँ कई मामले में। उनका एक और है कि बरसों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर निनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कि आज उन्होंने वो उस लेवल पे अलग जगह है कि आज की कहते हैं ना वो कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हम जैसे एक आम व्यक्ति का भी समय आ गया है। हम जैसे आम व्यक्ति भी गांव के पगडंडियों से निकल करके हम भी मतलब आप एक अच्छे वक्ता भी हो, तो अच्छे स्पीकर हो, पब्लिक स्पीकर। तो कहाँ तक अभी आप स्पीच दे चुके हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे? मैं कई जगह पे जाता हूँ, बोलता हूँ। तो लाइक मैंने जो स्टॉप पे भी आपको देखा, जो स्टॉप पे देखा होगा, कई सारे पॉडकास्ट में मेरे को देखा TEDx होगा। में भी थी हो आप? अभी TEDx देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है मुझे। हो पता नहीं। आप देखते हो TEDx? मैं TEDx तो कम बट TED जरूर देखता हूँ। अच्छा। TED जो उनका जो मुख्य चैनल है उसको मैं देखता हूँ, क्योंकि TEDx पे हर दिन कई सारे वीडियोस आते रहते हैं। तो थोड़ा वक्त का अपना एक कंस्ट्रेंट होता है, क्योंकि काम में थोड़ा सा आप वीडियो देखते हो, वीडियो कंज्यूम करते हो, तो कौन सा ऐसा मतलब कंटेंट आप कंज्यूम करना, मतलब खोज के ऐसा नहीं, वो कंटेंट है उसको मुझे खोज के देखना है? मुझे हमेशा से मानव जाति के सृजन में रुचि रहा है कि आखिरकार हम एज अ ह्यूमन पूरे एक जाति जो इंसान है वो कैसे पूरे यूनिवर्स पे राज कर रहा है। राइट। कई उस तरह के कंटेंट कंटेंट तो क्या मतलब उसमें मैं पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा फिलोसफिकल भी हूँ। किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद है क्या? किताबें पढ़ना? किताबें मैं यूजुअली वीडियो से ज्यादा किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि वीडियोस में क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। कि आप देख कुछ रहे हो, आप देखने कुछ और लग जाते हो। फिर आपके सामने रील्स आ जाते हैं, शॉर्ट वीडियोस आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट तो ठीक है, वो एक वे है कि आप वीडियो, बट वो उसमें मैं डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आप डिजिटल मीडिया का डिस्ट्रैक्शंस है, पर किताबों में डिस्ट्रैक्शन नहीं है। 5 ऐसे बुक्स जो आपको काफी अच्छा लगा हो, जो आप पढ़े हो, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल 5 क्या मैं 50 किताबें सजेस्ट कर दूँ। बट हाँ, जो मुझे एक किताब सबसे अच्छा लगा, उसके पहले मैं पहले 5 किताबें सजेस्ट कर देता हूँ, और एक बात फिर कह करके शायद मैं कंक्लूड करूंगा कि आपको 0 to 1 पढ़ना चाहिए पीटर थिल के द्वारा। अच्छा। वो एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है जिसमें कि आप स्टार्टअप को ये कर सकते हो। आपको लीन स्टार्टअप पढ़नी चाहिए, आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़नी चाहिए। ये सब किताबें हैं।
फिर आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को हर एटलीस्ट बीइंग अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो बीइंग अ सीईओ आपको अवेयर होना चाहिए, आपको बिजनेस एथिक्स से चलाना चाहिए, बिजनेस में एथिक्स पार्ट होनी चाहिए, बिजनेस में ह्यूमैनिटी पार्ट होनी चाहिए, आपके स्टार्टअप में ह्यूमैनिटी टच होनी चाहिए, उसके लिए किताबें पढ़नी चाहिए आपको। तो कई सारी किताबें हैं जिसमें कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस, आजकल आजकल सक्सेस का मानक जो है वो इंटेलिजेंस नहीं है, जो आपका आईक्यू है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं, कोई कितना इंटेलिजेंट हो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो ये पैमाना आज चेंज हो चुका है। अभी इमोशनल इंटेलिजेंस है, अभी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, इससे रिलेटेड बुक्स वगैरह इसके इससे हाँ डेनियल गोलमैन की है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो पढ़नी चाहिए लोगों को, बहुत अच्छी किताब है। मेरे इधर बुक सेल्फ पढ़े हुए हैं, इसमें कई सारी किताबें हैं जो माइंडसेट है वो पढ़नी चाहिए, एटॉमिक हैबिट्स पढ़नी चाहिए, ये सारी किताबें हैं जो डेफिनेटली। और ये तो हो गया स्टार्टअप को लेकर के, आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहिए, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, जेलेंस्की सब किताब बहुत अच्छी बुक है, वो पढ़नी चाहिए ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियली ये कर सको। उसके बाद आपको लॉ पढ़ने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। आज मैं अपने सभी आपके व्यूअर्स को या अपने दोस्तों को, साथियों को जरूर कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे देश में जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा किताब है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। एटलीस्ट इतना तो जरूर पढ़ना चाहिए कि जो हमारे काम का हो, जो मुझे मालूम होना चाहिए कि हमारे मूल अधिकार क्या है, वो जरूर पढ़ना चाहिए। तो आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर पढ़ो, आपको कोई दबा ना पाए, आपको कोई एक्सेप्ट आपके वॉइस को ना दबा पाए, आपको अपने अधिकार इस देश में, और हमारा बहुत ब्यूटीफुल देश है, बहुत डाइवर्स देश है, तो इस संविधान से संविधान मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग बहुत बड़ा लोकतंत्र, और हम लोग एब्सोल्यूट लोकतंत्र, मुझे कहते हुए बहुत प्राउड फील होता है। मैं भारतवासी हूँ, हाँ इंडियन तो मैं नहीं कहता हूँ, मैं भारतवासी कहता हूँ। मैं मैं भारतवासी है, तो एक ही ना, फीलिंग तो एक ही है। तो मूवी वगैरह देखते हो? मूवी यूजुअली समय का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद है, मूवी देखना नहीं पसंद। मूवी मैं देखता हूँ जब कुछ ऐसे सामाजिक विडंबनाओं पे कोई अच्छी मूवी आ जाती है। बायोग्राफी देखते हो? बायोग्राफी भी देखता हूँ, और अपने कोर्सेज को मांझी देखे थे? मांझी दा मांझी, हाँ ऐसे मैंने बताया ना, जो सामाजिक कुरीतियों पे कोई मूवी आता है तो वो मैं जरूर देखता हूँ, उसको अप्रिशिएट करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो सारी चीजें जो समाज में परिवर्तन ला रही है, राइट। और मैं फिलोसफी काफी पढ़ता हूँ, क्योंकि वो फिलोसफी हमेशा एक बहुत अच्छा हाइपोथेसिस देता है विज्ञान के लिए, तो फिलोसफी पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, जिसमें कि रिसर्च भी तो आप कर ही रहे हो। हाँ वो तो खैर सेकेंडरी आयाम है फिलोसफी में, जैसे कि विवेकानंद का जो फिलोसफी है, शंकराचार्य का फिलोसफी, वेदांत का, ये सब मुझे बहुत प्रेरित करता है। और मैं विवेकानंद का एक बात कंक्लूड करना चाहूँगा कि देश में पहले अभ्युदय होना चाहिए, बाद में मोक्ष होनी चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि अभ्युदय का मतलब है सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, पहले ये होना चाहिए देश में। उन्होंने उनका जो सबसे फेमस कोट है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप टिल नॉट योर गोल इज अचीव्ड। यही मतलब है कि उठो बढ़ो आगे, कि मतलब आप अपना फाइनेंशियल डेवलपमेंट करो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करो, और हम सोसाइटी को भी हो जाएगा। हाँ सोसाइटल डेवलपमेंट करो, क्योंकि अगर आप हमारे इतिहास को देखें, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार किया, फिर मुगल्स ने, जो भी मैं कुछ कोट नहीं करूँगा, ये इसलिए हो पाया कि हमें पहले मोक्ष पढ़ाया गया। आज भी अगर आप भारत के किसी बच्चे को पूछो तो मोक्ष का कंसेप्ट पता है उसे, मालूम है उसे, बट उसे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सोशल डेवलपमेंट का कंसेप्ट पता नहीं है। तो हमें उल्टा करने की जरूरत है, हमें पहले इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सोशल डेवलपमेंट करने की जरूरत है, उसके बाद मोक्ष टीच कर देंगे। तो इस हिसाब से मैं विवेकानंद। आप इतने पढ़ते हो तो बुक्स वगैरह लिखने का कोई आगे फ्यूचर में प्लान हो? मेरा विश्वविद्यालय बनाने का प्लान है। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय में एक और बनाना चाहता हूँ, या कहीं पर भी। भारत हमारा देश है, भारतवासी है, तो भारत में कहीं भी आप अच्छे बनाना चाहते हैं। हाँ, एक विश्वविद्यालय बनाना मेरा सपना है, जिसमें कि सब्जी कोठी बहुत अहम रोल निभाए। न्यू जो स्टार्टअप आ रहा है, उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? न्यू स्टार्टअप्स जो बेसिकली आते हैं, उनके फाउंडर्स से मैं ज़रूर कुछ बातें जो शेयर करना चाहूँगा। पहला बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी स्टार्टअप के लिए
तो आपको प्रॉब्लम से प्यार होना चाहिए, ना कि सॉल्यूशन से। अगर आप कहते हैं ना कि एक बहुत ही कॉमन सा फ्रेज है स्टार्टअप की दुनिया में कि 10 में से 9 स्टार्टअप फेल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखो कि वो 10 में से 9 स्टार्टअप क्यों फेल किया, तो ये वही स्टार्टअप, उनका आप सॉल्यूशन देखो, बेहतरीन सॉल्यूशन क्या नहीं है, आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये फेल कर गया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि those were the startup who were having a wonderful solution but was looking for a problem to solve। इसका मतलब ये क्या है कि उनके पास बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है, बट उनको पता ही नहीं था कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। Why, what और we एग्जैक्टली तो आपको अपने प्रॉब्लम को लेकर के पिन पॉइंट क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे हमें अपने प्रॉब्लम को लेकर के पिन पॉइंट क्लैरिटी है कि हम काम कर रहे हैं, हम छोटे मार्जिन किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उसमें हमारा मार्केट शेयर ये है, हमारा नीश मार्केट ये है, हमारा ये है। ये तो पहला बात है। और दूसरा बात है फोकस। फोकस इन सेंस जब आप एक प्रॉब्लम को देखोगे तो आपके मतलब आपको दूसरा प्रॉब्लम, क्योंकि ये इसमें हम जो एंटरप्रेन्योर का जो जीन्स है ना, कहीं ना कहीं इसमें ये बात है कि हम कई सारे प्रॉब्लम को देखते हैं और कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। और इनिशियल कहते हैं ना कि लपक के चलते थे, बिल्कुल सरारे जैसे थे, नए नए थे, तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। अच्छा, नाइस। तो हम भी कहीं ना कहीं हम भी अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी को शुरू किए थे, हम भी ऐसे ही थे कि हमने भी वो प्रॉब्लम देखा तो वहाँ पे शिफ्ट करके चले गए, ये प्रॉब्लम देखा वहाँ पे शिफ्ट करके चले गए, ये प्रॉब्लम देखा वहाँ पे शिफ्ट करके चले गए। क्योंकि इनोवेटर का बीइंग अंदर एक कहीं ना कहीं वो इनोवेटर जिंदा होता है हमारे अंदर, एक हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक इनोवेटर जिंदा होता है। तो वो प्रॉब्लम देखते ही वो भागने लगते हैं, इसको भी कर देते हैं, इसको भी, लेकिन नहीं, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। और ये दूसरा सबसे क्रूशियल दिक्कत है, आपका फोकस। आपका फोकस, जैसे आपका प्रॉब्लम पिन पॉइंट है वैसे ही आपका फोकस पिन पॉइंट होना चाहिए। पहले आप एक काम कर लो, फिर आप दूसरा कर लेना। आप एक काम करके अपने आप को वहां से हटा लो, ताकि आपका मैनेजर और मैं अपने ही कोट को यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। कि मैंने एक कोट लिखा था कभी कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मेरा जो रोल होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कितने सब्जी कोठी बेच दिए, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट सब्जी कोठी है, तो लेकिन मेरा ये होना चाहिए कि मैंने कितने नए निक्की बना दिए। अच्छा, मतलब कितने नए एंटरप्रेन्योर्स बना दिए, राइट। तो मेरा कहीं ना कहीं ये है कि इकोसिस्टम बढ़ना चाहिए। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहला प्रॉब्लम से प्यार, सॉल्यूशन से नहीं। दूसरा पिन पॉइंट फोकस। आपको कई सारे फील्ड लुक्रेटिव लगेंगे, लेकिन फोकस पिन पॉइंट होना चाहिए। तो बिहार में क्या है ना, जो जॉब करते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, तो उनके रिश्ते काफी आते हैं। आप एंटरप्रेन्योर, और ये थोड़ा फैंसी वर्ड है मुंबई दिल्ली के लिए, ठीक है। बिहार में, बिहार के गांव में आप कहोगे मैं स्टार्टअप किया हूँ, तो ये क्या कर रहे हो, दुकान खोले हो क्या? तो इस तरह के हैं जो कुछ भी हो। तो क्या आपके रिश्ते वगैरह आ रहे हैं कि नहीं अभी? ये सवाल आपको मेरे पेरेंट्स से पूछना चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं आपको इस संदर्भ में कुछ अपडेट कर दूं कि अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन शहरों को देखें तो बिहार का एक मेजर पॉपुलेशन, उस शहरों में अगर आप जाकर के देखें तो बिहार का जो यूथ है वहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छे संख्या में प्रेजेंट है। और आज मैट्रिमोनियल साइट, किसी भी मैट्रिमोनियल साइट को आप ले लें तो फाउंडर वर्ड सबसे ज्यादा, आईएस नहीं आज सर्च किए जा रहे हैं, आज फाउंडर वर्ड सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। फाउंडर, हाँ, कि जो स्टार्टअप करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, और उनके ये रिश्ते आज आईएस से भी ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैट्रिक कई सारे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के सर्वे ने बताया है कि फाउंडर वर्ड्स आर सो। कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा रैप था कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया। हाँ, सो वी आर स्टार्टअप पीपल, और हमारा अपना ये है। और आजकल गर्ल्स का भी रोल स्टार्टअप में काफी ज्यादा बढ़ गया। तो बीइंग अ बॉय, बीइंग अ लड़का, तो जो फीमेल फाउंडर्स होती हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी हमारे लिए ऑप्शंस है होना लाइटर साइड। तो हाँ, तो ऐसा बात नहीं है कि रिश्ते नहीं आते हैं। ठीक है, बिहार का अपना अवधारणा है, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, और अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है कि चेंज हो जाए। बिल्कुल, आज आप देखें तो बिहार में भी आज उद्यमिता की बात होती है। बहुत अच्छी बात, बहुत लोग जो है किए भी हैं। इसीलिए मैंने अपना फैक्ट्री भी बिहार में डाला कि लोग वहाँ को देख करके भी सीख सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब
हो सकता है लोगों को एक ल्यूक्रेटिव ऑफर लगे, बट सबके लिए आज हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलस हो चुके हैं। हमने चाइना को शायद पछाड़ दिया है। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था, तो हमने चाइना को ही पछाड़ दिया। तो आज के डेट में हम वर्ल्ड के सबसे पॉपुलस नेशन हैं। तो कैसे हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हैं, और हमारा यूथ का हम सारा एनर्जी उस गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन को भी नहीं दे सकते हैं, राइट? अगर उसी एनर्जी को हम कहीं और चैनलाइज करें तो हम कई अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? पता नहीं, अभी तो हमने कुछ सोचा नहीं है इस पे। अभी कोई रिलेशनशिप में नहीं हुआ? अभी मैंने इस पे कुछ विचार नहीं किया है कि मुझे क्या करना है। अभी मेरा प्यार सप्तकृषि सब्जी को थी, यही मेरा प्यार है, इसी के साथ अपना रिलेशनशिप है, और मैं इसी को प्रोग्रेसिव देखना चाहता हूँ।